PSC Home Science Applied Physics Unit 2 Lecture 12th by Twinkle। हेलो स्टूडेंट, इससे पहले हमने यूनिट सेकंड स्टार्ट करी थी। उसमें हमने हीटर के बारे में पढ़ा था, आयरन के बारे में पढ़ा था और इंडक्शन कुकटॉप के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वाटर गीज़र के बारे में। और आगे बढ़ने से पहले डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का टॉपिक है वाटर गीज़र, विद्युत धारा पानी गर्म करने का यंत्र। जहाँ पानी अधिक मात्रा में गर्म करना हो और विद्युत सस्ती हो तो वहाँ नहाने, कपड़े धोने आदि के लिए पानी को गर्म करने का यंत्र अधिक प्रयोग में लाया जाता है। इस यंत्र का आकार एक डोलनुमा बर्तन जैसा होता है जो इनेमेल का बना होता है। इनेमेल एक धातु होती है जिससे हमारा वो जो डोल वाला बर्तन बना होता है। यह दो प्रकार के होते हैं, पहला है ज़मीन पर रखने वाला, दूसरा है दीवार पर लगने वाला। तो हम पहला बताते हैं ज़मीन पर रखने वाला। प्रथम प्रकार के यंत्र को हम कहीं पर भी रखकर काम में ले सकते हैं। इस यंत्र के ऊपर जहाँ से पानी भरा जाता है एक ढक्कन लगा होता है। टंकी के नीचे की ओर पानी निकलने के लिए एक टोंटी लगी होती है उस ड्रम के अंदर। नल के पास एक तापी नियंत्रक युक्ति लगी रहती है जिससे हम उसके ताप को कम ज़्यादा कर सकते हैं, जिससे पानी के तापमान को विनिमय किया जा सकता है कम ज़्यादा। यह यंत्र जहाँ खुला स्थान पर हो वहाँ अच्छा रहता है। स्थान के अभाव वाले घरों में दीवार पर लगने वाला यंत्र ही प्रयोग में लाया जाता है। दूसरा आता है दीवार पर लगने वाला यंत्र। पानी को गर्म करने वाला यह यंत्र एक ड्रम आकार का होता है जिसके नीचे की ओर दो कपाट लगे होते हैं। एक कपाट पाइप द्वारा नल से जुड़ा होता है जिससे यंत्र में पानी पहुंचाया जाता है और दूसरे कपाट की सहायता से गर्म पानी बाहर निकाला जाता है। दो पाइपें होते हैं, एक पाइप से पानी भरते हैं उस ड्रम के अंदर, दूसरे से हम क्या करते हैं गर्म पानी निकाला जाता है। इस प्रकार का यंत्र अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है। बिजली के उपकरणों को बड़ी सावधानी से प्रयोग करना चाहिए ताकि गृहिणी को बिजली से संबंधित खतरों का पूरा ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि असावधानी से घर में आग लग सकती है, उपकरण नष्ट हो सकता है, मनुष्य को बहुत बड़ा आघात और उसकी मृत्यु तक हो सकती है। अशुद्ध जल बिजली का अच्छा संवाहक है, अतः गीले हाथों से गीले फर्श पर खड़े होकर या बरसात के दिनों में बिजली के तार या खटकों आदि का स्पर्श नहीं करना चाहिए। लकड़ी के किसी वस्तु पर खड़े होकर या रबर के दस्ताने पहनकर यदि थोड़ा बहुत मरम्मत करते समय तारों को छुआ जाए तो विद्युत दबाव पर काम होने की अवस्था में बिजली के धक्के से बचने की संभावना हो सकती है। मानव शरीर, धातु, अशुद्ध जल आदि बिजली के अच्छे सहायक हैं। यह वायु, रबर, रेशम, प्लास्टिक, अभ्रक, सीमेंट तथा चीनी मिट्टी बिजली के समाधान में बाधा डालते हैं। बिजली के तारों पर इन्हीं में से कोई पदार्थ चढ़ा होता है जिसके घिस जाने से तार से करंट लगने का डर रहता है। अतः उपकरणों तथा उसके साथ लगी तारों को समय समय पर जांच पड़ताल करते रहना चाहिए। किसी भी उपकरण का भूमि से तार द्वारा संपर्क स्थापित कर देने के बाद उपकरण काफ़ी सीमा तक निरापद पर जाते हैं। अतः एक स्थान में लगे हुए बड़े उपकरणों को स्थायी रूप से भ्रमोजित तथा उठाए उपकरण को स्थायी रूप से भ्रमोजित करना चाहिए। घर में बिजली के तारों की फिटिंग कराते समय फ्यूज के लिए प्रबंध किया जाता है। फ्यूज एक तार का टुकड़ा होता है जिसका गलन बिंदु बिजली के तार के गलन बिंदु से बहुत कम होता है। विद्युत दाब के अधिक होने पर यह तार पिघलकर बिजली के प्रवाह को संबंध तोड़ देता है और ऊंचे विद्युत दाब की विद्युत धारा उपकरण के आकार उसे अथवा मनुष्य को हानि नहीं पहुंचा सकते। अतः घर में बिजली की फिटिंग कराते समय फ्यूज अवश्य लगवाना चाहिए।
इसके बाद आता है इसमें OTG। इससे पहले हमने हीटर, आयरन, इंडक्शन कुकटॉप, वाटर गीज़र पढ़ा है। इसके बाद इस यूनिट में आता है हमारा OTG। OTG का पूरा नाम ओवन, टोस्टर एंड ग्रिल। इसमें हम टोस्ट कर सकते हैं और अपने पदार्थ को ग्रिल्ड कर सकते हैं, मतलब भून सकते हैं। इस उपकरण द्वारा विद्युत धारा की सहायता से ऊष्मा उत्पन्न करके, विद्युत से ऊष्मा उत्पन्न करके भोज्य पदार्थ को बेक, जैसे हम केक को बेक करते हैं, करना तथा भूनने का कार्य किया जाता है। बेक, टोस्टर, ग्रिल भूनने को किया जाता है। इसका सिद्धांत: ओवन विद्युत धारा ऊष्मीय प्रभाव के आधार पर कार्य करता है। जब उच्च प्रतिरोध तार से विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसमें, उन तारों से जिसमें क्या है उसमें विद्युत धारा को प्रभावित करते हैं। विद्युत धारा तार, अगर बिजली जाएगी तो वो गर्म हो जाएंगे, तो उसमें क्या उत्पन्न होएगी, ऊष्मा उत्पन्न होएगी। यह ऊष्मा पदार्थ को भूनने, बेक करने तथा सेकने का काम आते हैं। इस प्रकार उत्पन्न होने वाली ऊष्मा चालक की लंबाई, जो हमें जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी, जिन तारों पर हम खाने को लटका के सेकते हैं, लंबाई का तथा करंट के मात्रा का समानुपाती होते हैं। ये करंट को आराम से, जितनी लंबाई है लंबाई के हिसाब से हम उसमें करंट को फ्लो करवा सकते हैं, जिससे हम आराम से खाने को सेक सकते हैं। जबकि चालक अनुप्रस्थ करंट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रम कर्मानुपाती होता है। इसी सिद्धांत के आधार पर ओवन में ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए नाइक्रोम के लंबे और पतले तारों को हम क्या करते हैं, नाइक्रोम के तारों को, जो पतले तार है जिसमें हम ऊष्मा को प्रवाहित करेंगे, जिससे हमारी विद्युत को प्रवाहित करेंगे, जिससे ऊष्मा उत्पन्न होगी। और ये जो लंबे तार हैं हमारे कुंडलन के रूप में, जैसे सर्पाकालीन होते हैं, स्पाइरल शेप के रूप में लगाए जाते हैं तथा इसमें करंट प्रभावित किया जाता है तथा उच्च प्रतिरोध के कारण इसमें बड़ी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, जो हम पहले भी बता चुके हैं, जो भोजन को भूनने व सेकने का कार्य करती है। इसके बाद आता है इसका स्ट्रक्चर। विद्युत ओवन चाहे गोल अथवा आयताकार, उनकी अंग की संरचना से होती है। इसके मुख्य अंग इस प्रकार हैं। पहला आता है इसमें बॉडी। यह एल्यूमिनियम या क्रोमियम चढ़े हुए लोहे की एक बाहरी आधारित संरचना होती है। गोल ओवन के ऊपर की ओर से लगने वाला बॉडी के आकार का एक ही गोल ढक्कन होता है। इस ढक्कन के मध्य में एक पारदर्शी कांच लगा होता है, जिससे ये देखा जा सके कि भोज्य पदार्थ पक गया है या नहीं। ढक्कन में दो से अधिक छोटे छोटे छिद्र भी होते हैं, जिन्हें वेट होल कहते हैं। इनमें से पकने वाला भोज्य पदार्थ में से उत्पन्न होने वाला भाप बाहर निकलता है। ढक्कन को खोल ओवन को ऑफ करके इस छेदों से में पतली स्लाई डालकर यह देखा जाता है कि भोज्य पदार्थ पक गया है या नहीं। ढक्कन में धातु के कुचालक पदार्थ का हैंडल लगा रहता है। दूसरा आता है इसमें तार तथा प्लग। वायर एंड प्लग ओवन के हीटिंग एलिमेंट को विद्युत धारा प्रदान करने के लिए एक तार होता है, जो रबर चढ़ा हुआ तथा लचीला होता है। यह प्लग से जुड़ा होता है, जिसमें 3 पिन होते हैं। इसे सॉकेट में लगाकर स्विच ऑन करने से करंट प्रभावित होता है तथा ऊष्मा उत्पन्न होती है। फिर आता है इसके अंदर हैंडल। ओवन में कुचालक पदार्थ का बना हुआ हैंडल होता है, जो लचीले पदार्थ का होता है। गोल ओवन में निचले हिस्से तथा ऊपरी ढक्कन दोनों में ही हैंडल होता है, निचले हिस्से में और ऊपर, नीचे से भी खोला जा सकता है ऊपर। जबकि आयताकार ओवन में, जिसकी शेप आयताकार होती है, उसमें ढक्कन खोलने हेतु तथा ओवन को हटाने के लिए इसी प्रकार का ढक्कन होता है। इसके बाद आता है इसमें हीटिंग एलिमेंट। ओवन में ऊष्मा उत्पादक अंग हीटिंग एलिमेंट होता है। यह नाइक्रोम का बना होता है, जिसे कुंडलानी के समान बनाकर लगाया जाता है, स्पाइरल शेप में। ठीक है, इस हीटिंग एलिमेंट को चीनी मिट्टी के मोती नुमा संरचना
के बीच डालकर ओवन में लगाया जाता है। जो हीटिंग एलिमेंट है वो स्पाइरल शेप का, उसे चीनी मिट्टी से बना के उसे मोती शेप का, गोल शेप के खांचे में, मतलब गोली गोली शेप का बनाकर ओवन में लगाया जाता है। गोल ओवन में के किनारे पर तथा पेंदे में यह हीटिंग एलिमेंट लगा होता है। यह हीटिंग एलिमेंट अभ्रक के परतों द्वारा ढका होता है। एक अभ्रक की परत होती है जिससे इसे जो हमारी अभ्रक की परत होती है उससे ढका होता है। दोनों ही प्रकार के ओवन की तली में कोई चालक पदार्थ लगा रहता है ताकि ऊष्मा नीचे से बाहर ना आ सके। इसके बाद 5वां भाग आता है टांगे, लेग्स, जो ओवन के निचले हिस्से में तली पर 3 से 4 टांगे लगी रहती हैं जो कि कुचालक पदार्थ की होती हैं। ठीक है, इससे ओवन स्थिर रहता है। रबर की कुचालक पदार्थ या रबर की बोल सकते हैं। इसके बाद आता है शेल्फ तथा कंटेनर। ओवन में भोजन पकाने हेतु जिस बर्तन में रखा जाता है उसे कंटेनर कहते हैं। यह एल्युमिनियम का अथवा क्रोमियम चढ़े स्टील का बना होता है। इसे बेकिंग ट्रे भी कहते हैं जिसमें हम खाने को बेक कर सकते हैं। आयताकार ओवन में 1 या 2 शेल्फ होती हैं। शेल्फ मतलब 2 हिस्से होते हैं, ऊपर की तरफ जैसे आप फ्रिज में खाना रखते हैं, एक नीचे की तरफ। इससे यह लाभ होता है कि एक ही समय में 1 या 1 से अधिक भोज्य पदार्थ बनाए जा सकते हैं। इसके बाद सफाई एवं देखभाल। पहला, उपयोग करने के बाद कुछ देर ठंडा हो जाने पर बॉडी को कपड़े से पोंछकर साफ कर देना चाहिए। कंटेनर में पका हुआ भोजन निकाल लेने के बाद कुछ देर उसे पानी में भीगने दें। उसके बाद उसे विम्या पाउडर से साफ करके धोकर पोंछकर रखना चाहिए। ओवन के निचले हिस्से में कुछ भी भोज्य पदार्थ ना गिरे, इस बात का ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा यह पदार्थ ऊष्मा में जलकर हमारा चिपक जाता है और यदि कोई पदार्थ गिर जाए तो उसे तुरंत पोंछ देना चाहिए। अंदर से ओवन के चिकने हो जाने पर ठंडा होने पर हल्के साबुन के घोल से मुलायम कपड़े से साफ करना चाहिए।